Hello and welcome to all students. I'm Prashant, your यूपीएससी सीएससी फैकल्टी। और आज के क्लास में हम सोशल जस्टिस करंट अफेयर्स फॉर मार्च एंड अप्रैल 2023 ये कवर करने वाले। ओके, सो अगेन 2 months, March and April 2023, we are going to cover in today's class. Already the current affairs for this particular topic for previous months have been covered. Okay, that has already been covered. Now we are discussing this updated current affairs for March and April 2023. Kindly note this particular thing. Okay, so let's start with the first topic right away. Let's not waste your time here. So first topic that we are going to discuss is the national credit framework. पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। सबसे पहले इसके बारे में फैक्ट एक याद रखिएगा कि दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूजीसी ने ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है रिसेंटली रिलीज किया है। तो क्या है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क? सिंपल अगर लैंग्वेज में हम कहें तो ये एक सिंगल फ्रेमवर्क है। दिस इज अ सिंगल फ्रेमवर्क टू इंटीग्रेट, दिस इज सिंगल फ्रेमवर्क टू इंटीग्रेट the credits earned through school education, higher education, and skill education. It's a single framework that integrates the credits earned through the school education, higher education, and skill education. तो ये तीन aspects यहाँ पे याद रखना, school education, higher education, and skill education. तो basically it encompasses the national curriculum framework, that is national school education curriculum framework, where you will have the school credits. Okay, then higher education qualification framework and national skill qualification framework. Okay, तो ये तीन एस्पेक्ट इसके क्या है याद रखना है। दिस विल बी इंटीग्रेटेड ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म ओवर हियर। तो इसमें क्या है कि जो आपको क्रेडिट्स आप अर्न करते हो ना, दे आर डिवाइडेड इनटू 8 लेवल्स। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर डिवाइडेड इनटू 8 लेवल्स। when you have level 1, it means it's lowest level. Okay, lowest level of the competence you have earned. So 8 levels are there. 1 is the lowest level of competence, and of course then 2 is the higher than that, 3 is higher than that particular thing. ठीक है, तो स्कूल एजुकेशन के लिए इसमें लेवल 1 to 4 है, हायर एजुकेशन के लिए लेवल 5 to 8 है, और स्किल एजुकेशन या वोकेशनल एजुकेशन जो है इसके लिए लेवल 1 to 8 होगा। तो जितना हायर लेवल है इट मींस दैट मच हायर क्रेडिट यू हैव अर्नड ओवर हियर। ठीक है, नाउ this particular framework also provides guidelines to be followed by schools, colleges, universities in adopting the credit system. क्या guidelines उन्हें फॉलो करनी चाहिए क्रेडिट सिस्टम में, ये भी एक्चुअली ये इंक्लूड करता है। एट द सेम टाइम जो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, ओके, या इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इफ लेट्स से स्टूडेंट अर्न्स सर्टिंग और हैज एक्सपर्टीज इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, स्टूडेंट हैज एक्सपर्टीज इन इंडियन नॉलेज सिस्टम लाइक वेदास, पुराणास, सो उसको भी क्रेडिटाइज कर सकते हैं इसमें। इसके रिगार्डिंग ऑल्सो क्रेडिट जो है उसको मिल सकता है अंडर द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, दैट वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर। नाउ ऑफ कोर्स देन दिस क्रेडिट ट्रांसफर क्या होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि अगर ये क्रेडिट फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश होता है तो स्टूडेंट क्या हो सकता है, कभी भी अपना एजुकेशन एग्जिट कर सकता है, एंड अगर उसको रिज्वाइन करना तो रिज्वाइन भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स से somebody has studied since till 9th class, ओके, और 2 साल के बाद उनको फिर से अपना स्कूल एजुकेशन रिज्यूम करना है, सो दे कैन एक्चुअली डू दिस। व्हाई? बिकॉज दे हैव दोस क्रेडिट्स ऑलरेडी अर्नड टिल 9th क्लास, और वो कहीं ना कहीं सारे क्रेडिट डिजिटली आपके सेव है। ओके, सो इस पर्टिकुलर क्रेडिट फ्रेमवर्क के अंडर नोशनल लर्निंग आवर्स जो होते हैं फॉर कॉलेज, वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, ये 1200 आवर्स पर ईयर फिक्स किया गया है। नोशनल लर्निंग आवर्स मतलब क्या होता है? दिस इज बेसिकली अ टाइम दैट एवरेज स्टूडेंट शुड स्पेंड इन क्लासेस अपीयरिंग इन द टेस्ट और सबमिट असाइनमेंट्स। मतलब अपने क्लासेस में, अपने टेस्ट्स में, अपने असाइनमेंट्स में ये एवरेज लर्निंग आ रहा है, उसने वन ईयर में कितना स्पेंड करना चाहिए? सो दैट इज बेसिकली 1200 आवर्स पर ईयर। ओके, और वॉट एवर क्रेडिट्स यू अर्न, वेयर दिस क्रेडिट्स विल बी होल्ड, दैट विल बी इन द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है ये मैंने डिटेल में एक्चुअली डिस्कस किया है हमारे स्कीम्स इन न्यूज दिस पर्टिकुलर वीडियो में। आप स्कीम्स इन न्यूज ये वीडियो भी देख सकते हो जिसमें गवर्नमेंट की सारी इंपॉर्टेंट स्कीम जो है मैंने कवर की। ओके, सो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में दिस पर्टिकुलर क्रेडिट्स विल बी होल्ड। द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या होता है? दिस इज काइंड ऑफ अ डिजिटल बैंक दैट होल्ड्स द क्रेडिट ऑफ द स्टूडेंट्स। व्हाटएवर क्रेडिट्स द स्टूडेंट्स हैव अर्न, ये डिजिटली यहाँ स्टोर किया जाएगा। सो अगेन दिस इज आल्सो लॉन्च्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, सो दिस वाज द टॉपिक दैट इज नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। इसमें हमें याद रखना है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसको
लॉन्च किया है। इसमें स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और आपका वोकेशनल एजुकेशन तीनों भी इंटीग्रेट किया गया है। लेवल 1 to 8 विल बी देयर इन दिस पर्टिकुलर क्रेडिट फ्रेमवर्क। ओके, एंड दिस क्रेडिट फ्रेमवर्क इवन ट्रेडिशनल नॉलेज, इंडियन नॉलेज सिस्टम कैन ऑल्सो बी क्रेडिटाइज्ड, फाइन। और नोशनल लर्निंग आवर्स में 1200 आवर्स पर ईयर है। और जो भी क्रेडिट्स कलेक्टेड हो गए ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट विच इज ऑल्सो लॉन्च बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसमें आपके सेव हो गए दिस पर्टिकुलर क्रेडिट्स या स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर नेशनल बैंक ऑफ क्रेडिट। ओके, नाउ नेक्स्ट अगेन एजुकेशन रिलेटेड ही हमारा हमें एस्पेक्ट डिस्कस करना है, टॉपिक दैट इज नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, या इंग्लिश में अगर कहा जाए तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, NILP, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। दिस इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एंड दिस हैज बीन लॉन्च्ड फॉर द ड्यूरेशन 2022 to 2027, and this is of course in alignment with the new education policy or national education policy of India of 2022. So centrally sponsored scheme, Ministry of Education, for the duration of 2022 to 2027. What is Nav Bharat Saksharta Karyakram? This basically caters to the needs of non-literates above 15 years of age. Simple क्या कह रहा हूं मैं? This scheme basically targets the non-literates, okay, non-literates of age 15 years, okay, and above. तो ये एज भी आपको याद रखना है, and above, where the special focus will be on females and educationally backward classes, backward states. Okay, so non-literates of the age 15 so above, these will be targeted under this, जिसमें स्पेशल फोकस एक फीमेल्स पे होगा, जो एजुकेशनल बैकवर्ड स्टेट्स पे उस पे होगा। ओके, तो इसमें 5 कंपोनेंट्स है जिसके अंडर ट्रेनिंग जो है नॉन लिटरेट्स को दिया जा सकता है, अंडर 5 कंपोनेंट्स। ओके, ट्रेनिंग कुड बी गिवन टू द नॉन लिटरेट्स हियर, दैट इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब बेसिक जो आप पढ़ाते हो, पढ़ना, ठीक है, बेसिक जो न्यूमरेसी के स्किल्स होते हैं उनको एक्चुअली प्रोवाइड करना। क्रिटिकल लाइफ स्किल्स है, बेसिक एजुकेशन है, वोकेशनल स्किल्स है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन है, ऐसे 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। ये इनको क्या है, यहाँ इसके अंडर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा सकता है। ओके, फाइन। ये स्कीम जो है ना, ये स्कीम बेसिकली वर्क्स ऑन द वॉलंटियरिज्म। वॉलंटियरिज्म मीन्स व्हाट, कि सम स्कूल स्टूडेंट्स विल वॉलंटियर, some college teachers or maybe some school teachers, they'll volunteer and they'll give training to this particular illiterates or non-literates. Okay, so training to the non-literates will be based on volunteerism, where volunteers from the school or volunteers, school teachers will be there, students will be there, they will be giving the training over here. तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वी शुड बी नोइंग। टारगेट इसमें है 2022 to 2027 तक 5 करोड़ लर्नर्स को कवर कर। 5 करोड़ नॉन लिटरेट्स जो है दे विल बी कवर्ड फ्रॉम द ईयर 2020 to 2027 बाय यूजिंग ऑफ कोर्स ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम। ओके, तो इस ऑनलाइन लर्निंग, टीचिंग एंड असेसमेंट सिस्टम में जो ये सिस्टम डेवलप किया है, दिस इज डेवलप्ड थ्रू कोलैबोरेशन ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, NCERT एंड NIOS। ओके, अब इसमें जो बेनिफिशियरी है ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, नॉन लिटरेट्स कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? 2 तरीके हैं उसके। एक तो है डोर टू डोर सर्वे। ओके, surveyors will go door to door to different homes and then they'll ask whether there are certain non-literates or not, and then they will be identified. और second way है कि जिसमें the non-literate person themselves can registered on the app, directly registration कर सकते हैं non-literate persons for themselves कि they want to learn through this particular scheme. Okay, so 2 तरीके इसके हैं that we should be knowing here. So again I will repeat the main features of the नव भारत साक्षरता कार्यक्रम और न्यू इंडिया लिटरेसी program by Ministry of Education, centrally sponsored scheme for the period of 2022 to 2027. Okay, for the age group non-literates of the age group 15 years and above with a special focus on females and educational backward states. 5 components are covered under this. 5 crore learners का coverage का target है. Scheme is based on the volunteerism. Okay, चलिए next aspect देखते हैं. Now we'll move on to the health aspect of the social justice, that is right to health. ओके, तो राइट टू हेल्थ में हमें ज्यादा कुछ देखना नहीं है एज सच। हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 ईयर की वी कैन से एजुकेशन के रिगार्डिंग, बाकी स्कीम्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द स्कीम्स इन न्यू क्लास। ओके, और सोशल जस्टिस के बाकी करंट अफेयर्स हमने ऑलरेडी कवर किए हैं पिछले सारे मंथ्स के एक प्रीवियस वीडियो में, दैट इज ऑल्सो कवर्ड, सो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। ये स्पेसिफिकली हम टारगेट कर रहे हैं मार्च एंड अप्रैल के अपडेटेड करंट अफेयर्स। Okay, so right to health here, Rajasthan has become the first state to enact right to health act.
राइट टू हेल्थ एक्ट जो है ये इनेक्ट करने वाला इंडिया में राजस्थान फर्स्ट स्टेट हो चुका है, तो ये फैक्ट आपको याद रखिए। सो उस कॉन्टेक्स्ट में राइट टू हेल्थ की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, राइट टू हेल्थ में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन से उसके रिगार्डिंग दैट वी आर गोइंग टू सी राइट टू हेल्थ एक्सप्लिसिटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट, right to understand, right to health is not a fundamental right explicitly provided by our constitution, but yes, it has been read into as a fundamental right as a part of right to life and liberty under article 21 by supreme court. सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू डिफरेंट जजमेंट्स कहा है कि राइट टू हेल्थ कहीं ना कहीं जो है हमारे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 का एक्चुअली पार्ट है, तो एक काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट है दैट वी शुड बी नोइंग। ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। अब हेल्थ के रिगार्डिंग बाकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है क्या? यस, आर्टिकल 39E, दिस टॉक्स अबाउट दी और दिस डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। वर्कर्स के हेल्थ के बारे में आर्टिकल 39E बात करता है। आर्टिकल 42 डायरेक्ट्स द स्टेट्स टू प्रोवाइड जस्ट एंड ह्यूमन वर्क कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ टू द विमेन। विमेन वर्कर्स को मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए, जस्ट एंड ह्यूमन वर्क कंडीशंस होनी चाहिए। सो अगेन दिस इज रिगार्डिंग द हेल्थ ओनली, not right to health as such, but regarding the health. Okay, article 47, okay, this also gives this duty to the state to raise the nutrition levels and standard of living of the people and improve the public health. Again health regarding article 47 talks about here. Okay, article 243G under 73rd constitutional amendment act, it asks panchayats to strengthen the public health, or it gives one of the function to the panchayat is given, that is to strengthen the public health. So yes, constitution mein as such right to health has not been made fundamental right, but according to supreme court is the part of fundamental right as a part of article 21 of the constitution. Okay, and then are other aspects or other articles in the constitution which also somewhere talk about the health, so that we have covered over. Okay, now let's go to the next टॉपिक रिगार्डिंग हेल्थ अगेन, दैट इज रेयर डिसीजेस। ओके, तो रेयर डिसीजेस की रिगार्डिंग सबसे पहले तो न्यूज हम डिस्कस करते हैं, देन विल डिस्कस व्हाट आर रेयर डिसीजेस। ओके, व्हाट इज द नेशनल पॉलिसी रिगार्डिंग द रेयर डिसीज, दैट वी आर गोइंग टू कवर, दैट स्टैटिक टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर। ओके, सो रेयर डिसीज की न्यूज क्या है कि रिसेंटली व्हाट हैज हैपेंड, गवर्नमेंट हैज एग्जेम्प्टेड, ओके, गवर्नमेंट हैज एग्जेम्प्टेड सर्टेन मेडिसिन्स, ओके, एंड फूड्स regarding the rare diseases from the custom duty. Okay, so government ने recently क्या announce किया है कि for 51 rare diseases, not all rare diseases, for 51 rare diseases, whatever medicines will be imported, medicines and foods will be imported for of course personal use, not for consumption, not for commercial use. Okay, that will be exempted from the custom duty. You don't have to give or pay custom duty for that, that will be exempted from custom duty. Okay, that's fine. Okay, so 51 rare diseases, their medicines and foods for personal use, not for commercial use, that has been exempted from the custom duty if that is imported. Okay, that is important. Now second thing, अब ये आपका रेयर डिसीज के रिगार्डिंग न्यूज मैंने आपको बताया, और एक इसी के रिलेटेड न्यूज, बस दिस इज नॉट रिगार्डिंग द रेयर डिसीज, बट यू शुड बी नोइंग दैट वन मोर ड्रग हैज बीन exempted from the custom duty. ठीक है, there is one more important drug that has been exempted for the custom duty, that is pembrolizumab, या इसको केट्रुडा भी कहते हैं, पेम्ब्रोलिजुमाब या केट्रुडा भी कहा जाता है। ओके, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, तो इस नेम को बस याद रखना। अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर ड्रग है, ये किस लिए यूज होता है। ओके, सो दैट इज फॉर द यूज ऑफ कैंसर एंड इट इज आल्सो फुल्ली exempted फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज, ये कनेक्टेड एक न्यूज यहाँ पे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रेयर डिसीज के रेयर डिसीजेस होते क्या है। सी नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स कि रेयर डिसीज बेसिकली ऐसे कंडीशंस और डिसीज होते हैं व्हिच अफेक्ट वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल एज कंपेयर टू द जनरल पॉपुलेशन। As compared to the general population, very minute number of the people will be affected by this disease, and that's why we call it the rare disease. और इस वजह से क्या होता है कि रेयर डिसीज के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट भी इजीली अवेलेबल नहीं होता, ड्रग्स इजीली अवेलेबल नहीं होते, ट्रीटमेंट इजीली अवेलेबल नहीं होता, काफी बार अवेलेबल होता है तो काफी कॉस्टली होता है। ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्फन डिसीज, इसका कोई नहीं है, ठीक है, बिकॉज वो कमर्शियली वायबल नहीं होता उसका ड्रग्स उतने प्रोड्यूस करना कंपनीज के लिए। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ रेयर डिसीज। तो किस मतलब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? फॉर एग्जांपल डब्ल्यूएचओ का क्या कहना है कि इफ अ डिसीज हैज अ प्रिवेलेंस 1 और लेस
for 1000 population, then it's a rare disease. WHO का definition क्या है कि if a disease has a prevalence one or less per 1000 population is basically a rare disease. But again, this is not a uniform definition. Every country will have their own definition. Some country will have one or less prevalence per 7000, per 5000, per 10000. तो ये country wise vary होता रहता है, that we should understand over here. Okay, there are 7000 such known air diseases. Okay, एक फैक्ट याद रखना कि most of the rare diseases, almost 70 to 75% of them are genetic diseases. Okay, कि 70 to 75% of the rare diseases are genetic diseases. तो ये एक important aspect हमें पता. Okay, now नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिसीजेस थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करते हैं, बिकॉज ये जो हमने न्यूज देखा इसके अंदर जो 51 रेयर डिसीजेस के ड्रग्स एग्जाम किया गया है फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, तो 51 रेयर डिसीजेस आर आल्सो लिस्टेड अंडर द नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिसीजेस. तो नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिसीजेस हमें पता होना चाहिए. ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैड लॉन्च दिस नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिसीजेस इन 2021 में लॉन्च किया गया था. What was the aim of this national policy of rare disease? Of course, to focus on the indigenous research and local production of medicines regarding rare disease. Indigenous, इंडिया में प्रोडक्शन होना चाहिए इसका, लोकल प्रोडक्शन होना चाहिए मेडिसिन का, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट रेयर डिसीज के रिगार्डिंग लो होनी चाहिए. ओके, एंड टू स्क्रीन एंड डिटेक्ट द रेयर डिसीज एट अर्ली स्टेज सो दैट वी कैन ट्रीट देम एट अर्ली स्टेज. तो ट्रीटमेंट होना और उसका सक्सेस होना जो है ये ज्यादा पॉसिबल होता है इफ यू डिटेक्ट एनी डिसीज एट द अर्ली स्टेज, राइट. सो स्क्रीन एंड डिटेक्ट द रेयर डिसीज एट अर्ली स्टेज, ये तीन जो है यहाँ इसके एम थे इस पर्टिकुलर पॉलिसी के. ओके, और इस पॉलिसी में देखिएगा रेयर डिसीज को कैटेगराइज किया गया है 3 ग्रुप्स में. ओके, ग्रुप 1 में कौन से रेयर डिसीज है? दोज रेयर डिसीजेस विच नीड वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, कि एक बार you identify the rare disease, you give the treatment to the patient and patient is cured, that particular rare disease is cured. So one time curative treatment जिसके लिए हो सकती है, ऐसे rare diseases group 1 में इंक्लूड किया गया है इस पॉलिसी के अंदर, ये लिस्टेड है पॉलिसी के अंदर. ओके, ग्रुप 2 में दोज रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म एंड लाइफ टाइम ट्रीटमेंट, ऐसे रेयर डिसीजेस यहाँ इंक्लूड किया गया है जिसको लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम एक्चुअली ट्रीटमेंट चाहिए. ग्रुप 3 में कौन से रेयर डिसीजेस इंक्लूड किए गए हैं? दोज रेयर डिसीजेस for which definitive treatment is available. ये अवेलेबल है, ट्रीटमेंट तो है अवेलेबल, ठीक है, बट definitive treatment is available. Okay, but it is very difficult to get that treatment. Why? Because you will not be able to identify beneficiary. The cost will be very high. Cost जो होती है काफी हाई होती है. You need a lifelong therapy. So treatment तो available है. Okay, but cost of treatment will be very high. Beneficiaries may not be able to get the treatment. Maybe treatment will not be available in your place. It will be available somewhere in the other country. Okay, तो इसको ग्रुप 3 में एक्चुअली क्या है यहाँ डाला गया. Okay, so these are the 3 हम कह सकते हैं categories of rare diseases that we should be knowing over here. Okay, fine. अब फंडिंग कितना है इसके अंदर, इस पर्टिकुलर रेयर डिसीज के अंदर, कि अप टू 50 लाख फंडिंग जो है एनी कैटेगरी ऑफ रेयर डिसीज विल बी गिवन. up to 50 lakh funding जो है that will be given up to 50 lakh to any category of rare diseases for the patient over there. एक पेशेंट को लेट्स से इफ रिक्वायर्स 40 लाख रुपीज आल्सो दैट कुड बी गिवन ओवर हियर. इसमें वॉलंटरी क्राउड फंडिंग का भी ऑप्शन है कि हमारे जैसे बाकी जो लोग होते हैं दे कैन आल्सो सपोर्ट दी पेशेंट, कि अगर कोई पेशेंट है और उसको अगर चाहिए पैसा फॉर ट्रीटमेंट तो क्राउड फंडिंग कैन आल्सो हैपन. कॉर्पोरेट्स कैन आल्सो फंड देम. So for that a separate portal has also been created by the government under this particular policy. Okay, now under this policy one more important aspect कि इसमें 8 center of excellence develop करने की बात करा गया. Okay, so they are talking, this policy is saying कि 8 center of excellence in India will be developed regarding the rare diseases. Okay, and of course in order for the development of the center of excellence वन टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट विल आल्सो बी प्रोवाइडेड. अप टू 5 करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल सपोर्ट भी गवर्नमेंट क्या है वन टाइम यहाँ प्रोवाइड किया करेगा. ओके, अ नेशनल हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री ऑफ रेयर डिसीज विल आल्सो बी क्रिएटेड. ओके, एक हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री रेयर डिसीज की इसमें क्रिएट किया जाएगा, उसमें सारे रेयर डिसीज को लॉग इन किया जाएगा कि कौन से रेयर डिसीज से रजिस्टर किया जाएगा उसको. ओके, तो ये था इंपॉर्टेंट फीचर्स रिगार्डिंग द नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिसीजेस. तो फिर से मैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके आपको यहाँ समराइज करता हूँ. फर्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च दिस इन 2021.
एम इसके हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। 3 ग्रुप्स में रेयर डिसीज को इसमें कैटेगराइज किया जाता है। अप टू 50 लाख इसमें फंडिंग दी जा सकती है फॉर पेशेंट बाय गवर्नमेंट। वॉलंटरी क्राउड फंडिंग का भी इसमें ऑप्शन है। सेंटर ऑफ एक्सलेंस विल बी डेवलप्ड अंडर दिस, दे विल बी आल्सो गिवन फाइनेंशियल सपोर्ट up to 5 crore one time financial support. Hospital based registry will be of the rare disease will be created under this. Okay, now और एक important aspect related news है rare disease के कि recently health ministry has included 6 more rare diseases in the national policy for rare diseases. जो नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिसीजेस है उसके अंडर अब सेंटर ने 6 मोर रेयर डिसीजेस इंक्लूड किए अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इस कैटेगरीज में 6 नए ऐड किया गया रेयर डिसीजेस। ओके, तो कौन से है, जस्ट गो थ्रू द नेम्स, दैट्स ऑल। अब एग्जाम के पहले इसके नेम्स एक बार पढ़ के जाइएगा, ठीक है, ताकि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रेयर डिसीजेस लिस्टेड अंडर एनपीआरटी, तो ये क्योंकि न्यूज में थे, करंट 6 नए ऐड किया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली दिस कुड बी देयर इन दी क्वेश्चन। ओके, सो इसमें है लैरन सिंड्रोम, विल्सन्स डिसीज, कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लासिया, न्यूनेटल ऑनसेट मल्टी सिस्टम इम्प्लीमेंट्री डिसीज। डिफिकल्ट नेम है, नेम आपको मगब नहीं करना है, जस्ट रीड देम सो दैट अगर ऑप्शन में है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ऐसे कुछ डिसीजेस आर देयर इन द रेयर डिसीजेस। ओके, देन दिस hypophosphatic rickets, atypical hemolytic uremic syndrome, these are like 6 rare diseases over here. ठीक है, चलिए now let's go to the next topic, that is World Bank, again health related, World Bank loans to the India's health program. तो recently World Bank has announced कि it is going to provide loans to 2 Indian health program, 500 million each लोन होगा। ओके, कौन से 2 इंडियन हेल्थ प्रोग्राम के लिए प्रोवाइड करना है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम, इसके लिए 500 मिलियन का लोन जो है वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करने वाला है, एंड एनहांस हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम। तो ये 2 प्रोग्राम पहले सबसे पहले याद रखना, और ये वर्ल्ड बैंक जो है फंड कर रहा है पब्लिक हेल्थ सिस्टम फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम एंड एनहांस्ड हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम। ओके, तो उसमें देखिएगा पब्लिक हेल्थ सिस्टम फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम क्या है। ओके, तो the name itself suggests कि it's a pandemic preparedness program. It means this wants India to create or wants India to prepare for any kind of future pandemic. Okay, इसमें इंडिया का जो डिसीज सर्वेलेंस सिस्टम है ये स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, so that if there is any kind of epidemic that will be detected at early stage. Okay, India's capacity to detect pathogens will be enhanced under this. ओके, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जो है, जो भी इंस्टीट्यूशंस हो गए रिगार्डिंग पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, दोज विल बी स्ट्रेंथेन्ड अंडर दिस। और सेकंड प्रोग्राम है एनहांस्ड हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम, इसको भी 500 मिलियन सेपरेट एक ग्रांट दिया जाए, लोन दिया जाएगा, दैट इज एनहांस्ड सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम। तो आपको द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि इसमें सर्विस डिलीवरी जो है, ये हेल्थ सर्विस डिलीवरी इंडिया में ये अच्छा किया जाएगा। सो स्ट्रेंथन द सर्विस डिलीवरी थ्रू दी रीडिजाइंड प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल, कि प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल को रीडिजाइन करके उसमें सर्विस डिलीवरी जो हेल्थ केयर की ये बेटर की जाएगी पेशेंट्स के लिए। ओके, क्वालिटी ऑफ केयर विल बी इंक्रीज्ड, ओके, बाय सपोर्टिंग द नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन एंड हेल्थ सेक्टर गवर्नेंस को ओवरऑल जो है यहाँ स्ट्रेंथन करने का एक्चुअली ये प्रोग्राम ट्राई करता है। तो ये 2 प्रोग्राम्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट विल डिस्कस इस संगठन से समृद्धि कैंपेन। नाउ दिस इज नॉट रिलेटेड टू हेल्थ, this is regarding the economic empowerment of the economic weaker sections. संगठन से समृद्धि कैंपेन, तो सबसे पहले संगठन से समृद्धि कैंपेन ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का कैंपेन है। ओके, मिनिस्ट्री you should be knowing, see it's a campaign that is launched by the Ministry of Rural Development. And what does this campaign want to do? Simple, this basically wants to mobilize and create awareness regarding the Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission. Okay, those people who are not aware about the Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission, okay, they should be mobilized and they among those people awareness will be created regarding this particular mission. ओके, तो जिनको भी इस मिशन के बारे में नहीं पता है, ऐसे बेनिफिशियरीज या टारगेट जो पीपल है, उनको दीनदयाल अंत्योदय योजना के रिगार्डिंग क्या है यहाँ हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन दिया जाए। व्हाई? सो दैट दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस। ओके, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन क्या है? बेसिकली दिस मिशन ट्राइज टू प्रोवाइड द रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट टू द डिसएडवांटेज सेक्शन इन द रूरल एरिया। तो वहाँ उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्रिएट किए जाते हैं, उस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सहायता प्रोवाइड की जाती है ताकि उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो जिनका एक्चुअली इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन से उनकी। ओके, तो रूरल एरिया में ये लॉन्च किया गया प्रोग्राम। इट्स ओल्ड प्रोग्राम, इट्स वेरी ओल्ड प्रोग्राम एज सच, बट अगेन ये प्रोग्राम और अच्छे से इसका काम हो इसलिए दिस पर्टिकुलर कैंपेन विल बी देयर, एक अवेयरनेस क्रिएशन कैंपेन विल। तो इस कैंपेन के अंडर दे हैव अ टारगेट कि मोर 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप शुड बी क्रिएटेड इन दिस प्रोग्राम। Already there are multiple like lakhs of self-help groups under this, but they want to target one lakh such more 1 lakh such self-help groups to be created. Okay, Ministry of Rural Development का प्रोग्राम है संगठित समृद्धि, that's important. Okay, now next is स्वच्छोत्सव 2023। अब इस टॉपिक के अंडर हमें दो टॉपिक्स कवर करने। एक व्हाट इज स्वच्छोत्सव 2020, इनफैक्ट 3 टॉपिक्स है। व्हाट इज स्वच्छोत्सव 2023, सेकंड व्हाट इज इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे 2023, और एक है विंस अवार्ड दैट वी आर गोइंग टू कवर। ओके, तो स्वच्छोत्सव 2023 इट इज अ प्रोग्राम दैट वाज लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री याद रखनी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। Okay, so Swachhotsav 2023, what was this? This was a 3-week women-led स्वच्छता कैंपेन अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। ये विमेन लेड स्वच्छता कैंपेन था 3 वीक्स का अंडर द स्वच्छ भारत मिशन, दैट इज स्वच्छोत्सव 2023 लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एंड ऑफ कोर्स दिस वाज लॉन्च्ड ऑन इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे 2023। व्हाट इज इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे, वी विल डिस्कस दैट। ओके, तो ये स्वच्छोत्सव 2023 वांट्स टू increase the participation and leadership of women to achieve the goal of garbage free cities। garbage free cities क्रिएट हो इसलिए women का participation बढ़ाना चाहता है स्वच्छोत्सव 2023, मिनिस्ट्री याद रखना। ओके, एंड ये इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी, दिस इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे हैज बीन established since this year itself। Okay, so March 30th 2023, मतलब March 30th now is designated as the International Day of Zero Waste, और फर्स्ट टाइम ये इस बार एस्टैब्लिश किया है 2023। so फर्स्ट टाइम इसी साल एक्चुअली क्या है, मार्च 2030 से ये शुरू होगा। ओके, सो March 30th 2023 was the first time when this International Zero Day of Waste है that is basically established। ओके, और ऑफकोर्स which are the organizations, एक है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, ये यूएन हैबिटेट जो है। ओके, दे हैव एस्टैब्लिश्ड दिस पर्टिकुलर। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन याद रखा, यूएनईपी, यूएन हैबिटेट। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसमें नहीं है, तो कभी कभी हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इसमें नेम दिया जाए ऐसा, तो यूएनईपी एंड यूएन हैबिटेट। ओके, दे हैव एस्टैब्लिश्ड दिस पर्टिकुलर डे फर्स्ट टाइम this year itself, this has been started, so that's important thing। March 30th is the day। Now there is related news, women icons leading Swachhata Awards 2023। okay, a related news is there, that is women icons leading Swachhata Awards 2023। okay, या इसको विंस अवार्ड कहा जाता है। okay, so this wins award recently again announced by whom, Ministry of Housing and Urban Affairs। okay, so women icons leading Swachhata Awards 2023, Ministry of Housing and Urban Affairs, and these awards were launched to recognize the initiatives in urban sanitation and waste management by women-led organization and individual women। okay, जो भी sanitation के रिगार्डिंग, स्वच्छता रिगार्डिंग इनिशिएटिव्स है, और अगर वो लॉन्च किया गया है women-led organization से या इंडिविजुअल वुमेन से, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए these awards will be given। तो ऑफ कोर्स इट विल बी गिवन टू द women organizations और individuals। okay, so that's विंस अवार्ड। तो शायद डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि विंस अवार्ड क्या है। ओके, सो दैट्स इंपॉर्टेंट। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम इनिशिएटिव, दैट इज पीटीपी एनईआर। व्हाट इज पीटीपी एनईआर? पीटीपी मतलब होता है प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स। पीटीपी प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स, एनईआर मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ओके, सो फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो इट्स मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। marketing and logistic development for promotion of tribal products from the northeastern region। okay, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का इनिशिएटिव है एंड इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मींस 100% जो फंडिंग आएगा ये सेंटर से आता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर। ओके, सो नेम इटसेल्फ सजेस्ट व्हाट डज इट वांट टू डू। ये जो ट्राइबल क्राफ्ट है,
ओके, एंड ट्राइबल क्राफ्टमैन जो है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ओके, इनको प्रमोट करना चाहता है। दिस प्रोग्राम वांट्स टू प्रमोट द ट्राइबल क्राफ्ट्समैन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। Okay, and how they will be promoted? Through backward and forward linkages. They will be given marketing assistance, they will be given standardization assistance, they will be given skill upgradation, transportation assistance, ताकि उनके प्रोडक्ट जो है ये प्रमोट हो जाए। Okay, and in this craftsmen will be identified through something called the tribal artisan melas. ट्राइबल जो आर्टिस्ट है उनके मेलाज विल बी देयर, उनके थ्रू उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसमें दो इम्प्लीमेंटेशन सॉरी कुछ मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है इस प्रोग्राम में। एक है नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडिया पोस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज, ये भी इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है। ओके, तो एटलीस्ट यू रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर दिस टू नेम्स, एक इंडिया पोस्ट है और दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, ओवरऑल स्कीम जो है दैट इज अंडर ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। फाइन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो सबसे पहले तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के रिगार्डिंग न्यूज में कवर करता हूं। तो न्यूज में इसका कौन सा सेक्शन है वो हम डिस्कस करते हैं, एंड देन विल डिस्कस ओवरऑल फ्यू प्रोविजंस ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। Okay, so recently the maternity benefit act has a section that is section 54. Okay, and this was recently challenged in the supreme court, और उसके रिगार्डिंग जो PIL है, ओके, ये PIL एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली क्या है एडमिट कर लिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट हैज एग्रीड टू हियर दैट PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रिगार्डिंग द सेक्शन 54 ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ओके, तो चलो ये न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट, यू डोंट हैव टू लाइक रिमेंबर कि वेदर सुप्रीम कोर्ट हैज एग्रीड टू हियर और नॉट, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, वो एक न्यूज था। बट उसके रिगार्डिंग सेक्शन 54 क्या है इस एक्ट का, दैट शुड बी नोइंग। व्हाट इज सेक्शन 54 ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, दैट यू शुड नो। ओके, सी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वाज ओरिजिनली इनेक्टेड इन 1961। ओके, और 2017 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। ओके, तो ये सेक्शन 54 जो है ना ओरिजिनल एक्ट में नहीं था। ओके, दिस वाज एडेड थ्रू दी 2017 अमेंडमेंट, सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, सेक्शन 54 वाज नॉट इन द ओरिजिनल एक्ट, दिस वाज एडेड इन द 2017 का जो यहाँ पे अमेंडमेंट है उसके थ्रू ऐड किया है। ओके, सो व्हाट डज दिस पर्टिकुलर ये एक्ट जो है, ये एक्ट ये सेक्शन क्या प्रोवाइड करता है? This section actually provides 12 weeks of maternity leave to adoptive or surrogate mother. Okay, this section provides 12 weeks of maternity leave to the adoptive or surrogate mother. Okay, and of course this leaves will be given from the date of handing over the child. जब भी वो surrogate mother को या adoptive mother को चाइल्ड हैंडओवर किया जाएगा उस डेट से आगे 12 वीक्स तक क्या है उनको मैटरनिटी लीव का और मैटरनिटी लीव का बेनिफिट वो अवेल कर सकते हैं। ओके, बट इसमें एक पर्टिकुलर सब प्रोविजन है दैट यू शुड नो। ओके, कि एडॉप्टिव मदर्स ऑफ अ चिल्ड्रन बिलो 3 months आर एंटाइटल्ड टू 12 वीक्स ऑफ लीव। अगर वो चाइल्ड का एज व्हेन चाइल्ड वाज हैंडेड ओवर और उसका अगर एज 3 months से कम है तो 12 वीक्स का लीव आपको। अगर चाइल्ड का एज 3 months से ज्यादा होगा सो द मदर विल नॉट गेट द पर्टिकुलर मैटरनिटी बेनिफिट। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो एडॉप्टिव मदर्स ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 3 months आर एंटाइटल्ड दिस 12 weeks of maternity leave, but a woman adopting child older than 3 months will not get the maternity benefit. तो ये सेक्शन प्लीज याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। 3 months से ऊपर अगर चाइल्ड का एज एंड देन दैट टाइम द चाइल्ड इज हैंडेड ओवर, so mother will not get the maternity benefit, adoptive mother. Okay, but otherwise she'll get the maternity benefit over here, 12 weeks का यहाँ पे होगा। अब ये section 54 we have discussed. Now we'll discuss the overall 2017 amendment जो हुई इस एक्ट में, उसके फीचर्स डिस्कस करते हैं। overall 2017 amendment जो है उसके फीचर्स will discuss. First of all, जो इसमें नॉर्मल जो बेसिकली डिलीवरी होती है उसके रिगार्डिंग मदर विल बी गिवन 26 weeks ऑफ लीव। 26 weeks of maternity leave for the first two children के लिए 26 weeks of maternity leave इसमें होता है। ये 12 weeks का तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो एडॉप्टिव मदर होती है उनको 12 weeks का इसमें मैटरनिटी बेनिफिट होता है। ओके, अगर थर्ड चाइल्ड है
तो उसके लिए बस 12 वीक्स का ही मैटरनिटी लीव होगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट 2 चिल्ड्रन के लिए mother will get 26 weeks maternity leave. Third children will be there, in that case 12 weeks of maternity leave will be there. Beyond 2 children 12 weeks is there. Fourth is also 12 weeks will be there. Okay, then again what are other things? See, this particular acts also makes it mandatory for establishments. This act also makes it mandatory for establishment having 30 women, okay, और 50 एम्प्लॉइज. जिस भी एस्टेब्लिशमेंट में, जिस भी कंपनी में एटलीस्ट 30 women आर देयर या फिर 50 एम्प्लॉइज आर देयर, टू क्रिएट द फैसिलिटी ऑफ क्रेश. ठीक है, सॉरी, टू क्रिएट द फैसिलिटी ऑफ क्रेश फैसिलिटी होनी चाहिए. ओके, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर. सो दिस इज अगेन वन प्रोविजन दैट यू शुड रिमेंबर. 30 women अगर एस्टेब्लिशमेंट में हो या 50 एम्प्लॉइज हो एस्टेब्लिशमेंट, ओके, विच एवर इज लेस, ओके, तो उस केस में उस एस्टेब्लिशमेंट को एक क्रेश फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करने का रहेगा, आइदर इन ऑफिस और विद इन द 500 मीटर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑफिस. क्रेश फैसिलिटी मतलब जहां वो अपना बच्चा जो है वो रख सकते हैं, शिशु गृह जिसको हम कहते हैं, वो उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा. ओके, देन वर्किंग मदर जो होगी, दे शुड बी अलाउड टू पे 4 विजिट्स इन अ डे टू दैट पर्टिकुलर क्रेश. उनका वहां बच्चा अगर है, चाइल्ड है, तो 4 विजिट जो है इनको दिन में अलो किया जाएगा कि एक दिन में वो जा सकते हैं, 4 टाइम अपने बच्चों को विजिट कर सकते हैं. ओके, देन एम्प्लॉयर मे परमिट दी वर्क फ्रॉम होम फॉर दी चिल्ड्रन ओवर हियर. अगर पॉसिबल है तो वर्क फ्रॉम होम जो है फॉर दी नॉट चिल्ड्रन, फॉर मदर एम्प्लॉयर जो है ये प्रोवाइड कर सकते हैं. Okay, so that's a very important aspect of this. अब work from home when it was enacted in 2017, work from home was a rare thing. Okay, तो इसमें work from home की provision भी था कि अगर mother is there, pregnant let's say women is there, ठीक है, या newborn child है उनका, तो उनको work from home की facility भी आप provide करो. Okay, हो सके तो. It's not compulsory, if possible it was there. But अभी तो work from home is like it's kind of a new norm now, so that's a different thing. ओके, चलिए नाउ लेट्स डिस्कस. ये थोड़ा एक इकोनॉमी का टॉपिक भी हम कह सकते हैं वैसे, बट इट इज अगेन रिगार्डिंग दी महिला और विमेन. दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट अंडर द टॉपिक ऑफ द सोशल जस्टिस, दैट इज महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट. ओके, सो ये महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो है ना, दिस इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम, ओके, फॉर दी विमेन एक्सक्लूसिवली. बस विमेन के लिए इन्वेस्टमेंट स्कीम है, that is Mahila Samman Saving Certificate. So this was announced in the budget 2023-24. तो recent scheme है, budget 2023-24 में महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट was announced. Okay, ये एक वन टाइम सेविंग स्कीम है विमेन के लिए, जिसमें विमेन कैन इन्वेस्ट अप टू 2 लाख रुपीज. ये याद रखना नंबर, अप टू 2 लाख रुपीज जो है मैक्सिमम. ठीक है, ये विमेन इसमें क्या है, इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसका टेन्योर होगा 2 ईयर का इन्वेस्टमेंट का टेन्योर. ओके, और उस पे उनको 7.5% का गारंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. उनके इन्वेस्टमेंट पे दे आर गोइंग टू गेट 7.5% गारंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट विच विल बी कंपाउंडेड क्वार्टरली. ओके, सो इट्स अट्रैक्टिव एज सच कहा जाए तो एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है गवर्नमेंट की, बट दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर द विमेन. ओके, और ये वैलिड होगा स्कीम अप टू 2 ईयर्स till 31st March 2025. ओके, और ऑलरेडी ये पोस्ट ऑफिसेस जो है कंट्री में ऑलमोस्ट 1.59 लाख पोस्ट ऑफिसेस है, वहां ये ऑलरेडी अवेलेबल किया गया है स्कीम, दैट इज महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट ओवर हियर. ओके, इसमें अगर और डिटेल देखा जाए इस पर्टिकुलर स्कीम का, तो मिनिमम 1000 रुपीज भी डिपॉजिट किया जा सकता है. ओके, दैट इज समथिंग वी शुड नो. देन जो महिलाएं है ये मल्टीपल अकाउंट से भी क्या है, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकती है स्कीम में. उनके अगर मल्टीपल अकाउंट से पोस्ट ऑफिस में, तो उसके थ्रू भी क्या है इन्वेस्टमेंट इसमें किया जा सकता है. बट मैक्सिमम अमाउंट सारे इन्वेस्टमेंट की कितना होगा, दैट विल बी 2 लाख ओनली. ठीक है, दैट इज 2 लाख ओनली, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग. टोटल इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 2 लाख ही इसमें हो सकती है पर विमेन बेनिफिशियरी. ओके, अगेन एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन दिस स्कीम इज देयर. ओके, विमेन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज अगर होगी तो एक्सक्लूसिव इज फॉर विमेन. अगर कोई लेट्स से गर्ल है और उसका 18 ईयर्स एज नहीं है, तो वो उस केस में फिर गार्डियन जो है वो उसके नाम पे अकाउंट ओपन कर सकती है. गर्ल हु इज नॉट हैविंग दिस वी कैन से 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, तो उसके नाम पे फिर गार्डियन कैन ओपन दी अकाउंट ओवर हियर.
इसमें कुछ टैक्स बेनिफिट्स है क्या? अभी तक गवर्नमेंट ने कोई क्लैरिटी नहीं दिया उसके रिगार्डिंग, सो वी कैन अज्यूम कि देयर आर नो टैक्स बेनिफिट्स. Okay, we can assume this particular thing. I think it will be safe to assume कि there are no tax benefits under this scheme because government hasn't clarified anything regarding that. Anything. Okay, so these are Mahila saving certificate that we should be knowing. Okay, then next we are going to discuss about the tribal over here. एक tribe है उसके बारे में discuss करने वाले, that is Hakki Pikkis. Why we are discussing Hakki Pikkis? Because these are the tribal people from India, Karnataka state से खास करके. Okay, they are from the Karnataka. एंड दे वेर स्ट्रक इन द वायलेंस हिट सुदान. सुदान में जो वायलेंस चल रहा है वहां पे दे वेर स्ट्रक. दिस वेर फ्रॉम द पीपल फ्रॉम द कर्नाटका, हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटी. ओके, तो ये हक्की एक कन्नड़ा वर्ड है, इट मीन्स बर्ड, और पिक्की मीन्स कैचर. हक्की इज बर्ड, पिक्की मीन्स कैचर, तो बर्ड कैचर्स ऐसा इसका लिटरेरी अगर हम कहा जाए तो ट्रांसलेशन होता है. ओके, सो हक्की पिक्की ट्राइब्स आर काइंड ऑफ अ सेमी नोमैडिक ट्राइब. ओके, अभी अगर आपको देखा जाए तो वेर विल यू फाइंड दिस पर्टिकुलर ट्राइबल पीपल? इन कर्नाटका मोस्टली. ओके, कर्नाटका पे दावनगिरी, मैसूरू, कोलार, हसन, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से वेर यू विल गेट दिस पर्टिकुलर ट्राइब. पॉपुलेशन ज्यादा नहीं उनका, अराउंड 11,000 12,000 पॉपुलेशन इज देयर. तो कहा जाता है कि ओरिजिनली दे यूज्ड टू लिव इन गुजरात एंड राजस्थान. गुजरात और राजस्थान की जो बॉर्डर है, ओके, इस गुजरात राजस्थान बॉर्डर पे रहते थे. फ्रॉम देयर देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे हैड कम टू आंध्र प्रदेश, और वहां से अब ये कर्नाटका में सेटल हुए. तो करंटली इनका पॉपुलेशन मोस्टली आपको कहाँ मिलता है? कर्नाटका. ओके, नाउ इन दिस ट्राइब इटसेल्फ हम कह सकते हैं 4 क्लान्स आर देयर. अंडर दिस ट्राइब 4 क्लान्स आर देयर. एक गुजरातिया क्लान है, दूसरा पनवार क्लान है, कलीवाला क्लान है, और मेवार्स का क्लान है. तो 4 क्लान्स आर देयर, और उसमें भी गुजरातिया क्लान जो है इसको टॉप ऑर्डर का माना जाता है. उनमें भी एक हायरार्की है, क्लास हायरार्की है कि गुजराती क्लान अगर हक्की पिक्कीज में है तो दिस पीपल आर लाइक टॉप अंडर द हक्की पिक्कीज. ओके, एंड इन दिस हायरार्की मेवारास क्लान जो है दैट इज काइंड ऑफ एट द बॉटम. ओके, सो ये हक्की पिक्की के ट्राइब्स के बारे में दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड बी नोइंग. नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करनी है अगेन रिगार्डिंग वन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, दैट इज ट्रांसजेंडर्स. ओके, दैट इज डेड नेमिंग. Okay, so date naming regarding news is not that important. What was the news? News was because of the Twitter. Nowadays Twitter is too much under the controversy, especially that Elon Musk has taken over Twitter. Okay, but anyways, Twitter removed the protection against the date naming. Recently news था कि जो protection है against the date naming that has been removed by the Twitter. So leave that. What is protection and what Twitter has done? That's not much important. Let's discuss what is this concept date naming. ठीक है, सो व्हाट इज डेड नेमिंग? डेड नेमिंग इज बेसिकली एक्ट ऑफ कॉलिंग अ ट्रांसजेंडर और जेंडर एक्सपांसिव पर्सन बाय देयर बर्थ नेम और द नेम दैट दे यूज्ड बिफोर दे अडॉप्टेड अ न्यू नेम. ओके, अगेन आई विल रिपीट दिस. डेड नेमिंग इज बेसिकली अ एक्ट ऑफ कॉलिंग a transgender person or gender expansive person by their birth name or the name that they used before they adopted a new name. ओके, उसको डेड नेमिंग कहते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल हिंदी में अगर मैं कहूँ तो कोई अगर ट्रांसजेंडर पर्सन है, उसने with respect to their new identity, that particular person has taken up new name now. That person has said कि this is my new name, I will be using this particular new name. लेकिन फिर भी अगर उनको आप उसके पुराने नाम से बुलाते हैं, ओके, मे बी बर्थ नेम और जो पुराना नेम है उससे, so that's called as a dead naming. So what's the problem in this, sir? It's a problematic thing. Why there is problem? The problem is because it kind of invalidates the person's identity. The person themselves have chosen a new identity now, and with respect to their new identity, they have actually chosen the new name. They want to give up their old identity, but you are still calling them by the older name. So it's like you are still actually recognizing their older identity itself. Okay, तो एक kind of transphobia का भी ये part माना जाता है. Okay, so that's the dead naming is the problem. So dead naming का concept बस आप याद रखें. That's important thing over here. Okay, next we'll see is one of the organization that is United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. Okay, so United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, I think ये नाम से आपको पता चल रहा है कि this is the forum that works for the indigenous people and their issues.
ओके, तो ये एक एडवाइजरी बॉडी है टू द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए एक एडवाइजरी बॉडी है विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2000। ओके, दिस बेसिकली डील्स विद द इश्यूज ऑफ इंडिजिनस पीपल, उनका सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चर, एनवायरमेंट, हेल्थ, whatever issues will be there, it will actually deal with them. Okay, so see, UN has three such bodies which actually deals with the indigenous issues or indigenous people. एक बॉडी है ये यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज, सेकंड है एक्सपर्ट मैकेनिज्म ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल एंड स्पेशल रैपोर्टर ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल। ऐसे तीन बॉडीज है जो इंडिजिनस पीपल के रिगार्डिंग काम करता है। जस्ट go through this particularly, that's all. Okay, now next particular aspect we are going to discuss is preparedness and resilience for emerging threats. Preparedness and resilience for emerging threats. Okay, this is an initiative that's launched by the WHO, World Health Organization. Okay, and again, this is, what is this? This is an innovative approach to improve the disease pandemic preparedness. Because of the COVID-19 pandemic, multiple such initiatives have been launched. और इसमें एक है preparedness and resilience emerging threats, जो वर्ल्ड को काइंड ऑफ पैंडेमिक के लिए प्रिपेयर करना चाहता है। डिसीज पैंडेमिक प्रिपेयरनेस जो है ये क्रिएट करना चाहता है। ओके, तो सबसे पहले इसमें काम किया जाएगा रेस्पिरेटरी पैथोजन पैंडेमिक प्रिपेयरनेस। जो रेस्पिरेटरी पैथोजेंस होते हैं लाइक कोविड-19 वायरस, ठीक है, या कोरोना वायरस, तो उसके जैसे जो रेस्पिरेटरी पैथोजेंस होते हैं उसके जो रिगार्डिंग जो पैंडेमिक हो सकता है अगर फ्यूचर में, तो उसके रिगार्डिंग प्रिपेयर्डनेस के लिए ये फर्स्ट मॉड्यूल यहाँ पे वर्क होगा। देन अदर टाइप ऑफ पैंडेमिक्स विल टेकन अपार्ट दिस। ओके, तो ऑफकोर्स दी global level cooperation will happen under this. Experts will discuss how we can actually do the pandemic preparedness. Different measures will be taken for that. Different procedures will be established from that. Whatever lessons we have learned from the COVID-19 pandemic, those will be incorporated in this. Okay, तो PRED as such नाम याद रखना, that is preparedness, resilience, emerging threats, preparedness and resilience for emerging threats by the WHO. Okay, एक नेक्स्ट स्कीम है जिवाला स्कीम। जिवाला स्कीम के बारे में ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, बस एक याद रखना जिवाला स्कीम क्या है। ये महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन्स की स्कीम है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है जिवाला स्कीम। और इसके अंडर महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि जो इनमेट्स है, प्रिजन इनमेट्स, जो प्रिजनर्स है, उनको लोन प्रोवाइड कर रहा है। collateral free loan will be provided to them without any guarantee. Collateral free loan will be provided to them. Okay, तो ये पुणे के एरवाड़ा जेल है, वहां से ये स्टार्ट हुआ है। तो ज्यादा इसके बारे में मत याद रखिएगा बिकॉज इज अ स्टेट लेवल स्कीम, तो उसके बारे में जनरली क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता। अगर पूछा भी गया है तो ओनली इट विल बी आस्क्ड कि कौन से स्टेट का है, दैट इज महाराष्ट्र। और सेकंड थिंग, दिस इज बेसिकली गिविंग द इंटरेस्ट फ्री लोन्स सॉरी, these are basically not interest, these are basically the, we can say, guarantee free या collateral free loans that will be given to the inmates. तो ये एरवाड़ा प्रिजन से स्टार्ट किया गया, इट विल बी गिवन इन अदर प्रिजन्स आल्सो। ओके, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ इंडेसेस। 3 इंडेसेस हम यहाँ डिस्कस करेंगे, देन विल एंड द क्लास ओवर हियर। ठीक है, बाकी अगर रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस आपको लास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर का डिस्कस देखना है सारा, तो उसके रिगार्डिंग वी हैव ऑलरेडी अ वीडियो ऑन आवर चैनल, सो यू कैन रेफर टू दैट पर्टिकुलर वीडियो। फाइन, सो और स्कीम्स अगर सारी आपको देखनी है तो स्कीम्स के रिगार्डिंग ऑल्सो वी हैव वीडियो। प्रीवियस लास्ट 1 ईयर के अगर आपको करंट अफेयर डिस्कस देखने हैं सारे, तो उसके रिगार्डिंग ऑल्सो वी हैव लॉन्च द कोर्स, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बस अपडेटेड वीडियोस वी आर डिस्कसिंग। सो फार्म जस्टिस इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स दैट वी शुड नो। किसने लॉन्च किया इंडेक्स? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर डायर एंड एग्रीकल्चर। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर डायर एंड एग्रीकल्चर, दे हैव लॉन्च द फार्म जस्टिस इंडेक्स। What does this index try to do? Name itself is suggesting ये बेसिकली अर्ली वार्निंग सिस्टम है रिगार्डिंग द फार्म डिस्ट्रेस। तो इसमें क्या है कि फार्मर्स को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन बेस्ड सर्वे, क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड रिगार्डिंग देयर फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, इमोशनल हेल्थ। ओके, और फिर उसके बेस्ड पे एनालाइज किया जाएगा कि वेदर फार्मर्स आर अंडर डिस्ट्रेस और नॉट, बिकॉज यू नो दैट इफ फार्मर्स आर अंडर डिस्ट्रेस मेनी सोशल इश्यूज आर क्रिएटेड, इट कैन लीड टू द सुसाइड ऑल्सो। ठीक है, तो फार्म डिस्ट्रेस के रिगार्डिंग ये अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो आपको पहले ही पता चल जाएगी फार्मर्स आर अंडर डिस्ट्रेस हियर, सो यू बेटर नाउ डू समथिंग फॉर दैट। ओके, सो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, रिमेंबर दिस। ओके, दे हैव लॉन्च्ड दिस पर्टिकुलर इंडेक्स ओवर हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट index we are going, next report we are going to discuss over here is the women business and law 2023 report.
Okay, this is launched by the World Bank. Women, Business and Law 2023 report released by the World Bank. It measures how laws that affect the economic opportunity. It basically measures the laws or analyzes the laws that affect the women's economic opportunity. Or it actually analyzes these laws in 190 different economies. ओके सो जो डिफरेंट लॉज है जो ह्यूमन की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं अफेक्ट करता है, इसको एनालाइज करेगा. फॉर एग्जांपल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट. ओके, या बाकी कुछ एक्ट्स हो गए दिस कुड बी एक्चुअली एनालाइज्ड अंडर दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट report we are going to discuss is women and men in India 2022. women and men in India 2022 तो नेम itself suggest कि ये women और men के जो स्टैटिस्टिक्स है इसको कंपाइल करेगा regarding women and men in India. Okay, so it is released by Ministry of Statistics and Program Implementation. Ministry of Statistics and Program Implementation has released the women and men in India 2022. तो मल्टीपल इसमें ऑब्जर्वेशंस. फॉर एग्जांपल क्या की फाइंडिंग्स है इसकी कि इंडिया में सेक्स रेशियो जो है 2024 में ये 945 था, एंड बाय 2036 इट विल इंप्रूव फर्दर, इट विल बी 952. इट विल नॉट बी आइडल, अगेन आइडियल नहीं होगा 1000 सेक्स रेशियो, बट अगेन इट विल बी लाइक 952 इन 2036. देन इट सेज कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर मेल इन इंडिया, ठीक है, इट हैज रीच 68.4 and for female it is 71.1. ओके फाइन. तो फिर फ्यूचर में ये कितना होने वाला है? फ्यूचर में दे आर सेइंग कि फॉर मेल इट विल बिकम 71.2 और फीमेल इट विल बिकम 74.7. तो ये मेंस की रिगार्डिंग भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए स्टैट्स है. प्रीलिम्स में बस इसका थोड़ा सा स्टैट्स का आपको आइडिया होना चाहिए. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फॉर एग्जांपल इंडिया में जैसे 2022 में था 28. लिटरेसी रेट अगर इंडिया में देखा जाए तो ओवरऑल 2017 में इट वाज 77%. उसमें ऑफकोर्स मेल लिटरेसी रेट इज मोर देन द फीमेल लिटरेसी रेट. सो सिमिलर वे में सर्टेन फाइंडिंग्स आर देयर. ओके, चलिए. सो विद दिस विल एंड दिस पर्टिकुलर क्लास नाउ. बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम. आई नो यू आर गोइंग टू डू वेल इन योर एग्जाम. बी कॉन्फिडेंट. ओके, आप कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा. ऐसा लग सकता है कि हमारा प्रिपरेशन नहीं हुआ है कंप्लीट. मेनी स्टूडेंट्स कैन फील दैट, एवरीबडी फील्स दैट. ओके, इवन आई हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स मेनी टाइम्स एंड आई फेल्ट इट एवरी टाइम. So do not worry about that. Just go in exam. You will do really well. Okay. Thank you. Thanks a lot. Best luck.